हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न के 7 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज की फर्स्ट न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज़ द DPIIT ने अभी क्या किया है, रिलीज़ किया है फर्स्ट एवर नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2020। ठीक है गाइस, तो अभी सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स हैं वो किसके द्वारा रिलीज़ किए गए हैं, दैट इज़ किसके द्वारा रिलीज़ किए हैं, DPIIT। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। तो ये नॉर्मल जो नॉलेज है ना, ये आपको होनी चाहिए। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है GS3 में इकोनॉमी के अंडर ही कवर होएगी। देखो गाइस, आपको पता है कि जो हमने नेशनल स्टार्टअप पॉलिसी स्टार्ट किया था, स्टार्टअप इंडिया क्या किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था। तो गाइस, स्टार्टअप इंडिया का एम क्या था, ताकि हम ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर सकें, ऐसा स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्ड कर सकें ताकि हम अपनी कंट्री में स्टार्टअप्स को और जो भी इनोवेशंस हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, बूस्ट कर सकें। ठीक है, तो अभी जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स हैं वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, वो स्टार्टअप इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, अपने इंडिया में स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम को बिल्ड कर सकें ताकि हम इनोवेशन और स्टार्टअप को हम बूस्ट कर सकें। देखो, अवार्ड, अगर हम किसी को भी अवार्ड दे रहे हैं तो अवार्ड देने का मतलब यही है कि हम क्या करें, किसी के स्टार्टअप को या फिर किसी ने अगर ऐसा काम किया है, ऐसा इकोसिस्टम को इनेबल किया है, उस बंदे को हम रिकॉग्निशन देंगे, एक हम उसको पहचान देंगे, उसको रिवार्ड करेंगे जिसने क्या किया है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को बनाया है या ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, या फिर उसने ऐसे एंटरप्राइजेस मतलब कि डेवलप किए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके या फिर वेल्थ जनरेट कर सके, या फिर ऐसा कोई स्टार्टअप जो हमारी सोसाइटी पे काफ़ी पॉजिटिव वे में क्या कर सके, इम्पैक्ट दे सके। ठीक है, तो इन सब क्या करते हैं, इन सब जो स्टार्टअप्स को हम क्या करते हैं, रिवार्ड करते हैं। ठीक है, देखो, इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, उन ऑर्गेनाइजेशंस को भी पहचान दे सकें जो नॉट ओनली मतलब कि अभी तक हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टअप सिर्फ फाइनेंशियली क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ उसी को हम पहचान ना दे सकें, बल्कि हम उन्हें भी पहचान दें जो क्या कर रहे हैं, सोसाइटी पे भी क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं, तो उसे भी हम क्या करते हैं, एक रिकॉग्निशन देते हैं। ठीक है, इट्स एम इज़ टू गाइड ऑर्गेनाइजेशंस टू स्टॉप मेजरिंग सक्सेस इन जस्ट फाइनेंशियल गेन्स, मतलब कि फाइनेंशियल गेन्स में ओनली इस गेन में हमें सक्सेस को मेज़र नहीं करना है, लेकिन हमें उसमें भी मेज़र करना है कि हाउ दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सोशल गुड्स। ठीक है, इसके अंडर मेनली 12 सेक्टर्स के अंडर एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ठीक है, एनर्जी, फाइनेंस, हेल्थ, स्पेस, इन सब सेक्टर्स में क्या क्या मेनली अवार्ड को दिया गया है। तो मेनली 6 पैरामीटर्स को क्या क्या मॉनिटर किया गया, इवेल्युएट किया गया, किस इनोवेशन का क्या लेवल है, क्या स्केलेबिलिटी है, इकोनॉमी पे किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, ऑफकोर्स सोसाइटी पे किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट है कैसे है, सस्टेनेबल वे में है या नहीं। ठीक है, इंक्लूसिवनेस एंड डाइवर्सिटी, इंक्लूसिवनेस मतलब कि क्या वो स्टार्टअप ऐसा है कि हर एक सोसाइटी के हर एक तबके को वो ऐड कर रहा है, कितनी डाइवर्सिटी है उसमें। ठीक है, तो इन सबको क्या है, इन सब पैरामीटर्स को हमने ध्यान में रखा है। इस इवेंट के दौरान क्या है, कुछ और इनिशिएटिव्स को भी लॉन्च किए गए। सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो है स्टार्टअप बिल्ड इंडिया शोकेस। तो ये जो इनिशिएटिव है वो स्टार्टअप इंडिया पोर्टल का ही एक पार्ट है। देखो, इसके अंडर क्या है, जो भी हमारी कंट्री के डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं उनको आप डिस्कवर कर सकते हो, मतलब कि एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है, लाइक गूगल है, आप वहाँ पे जैसे गूगल पे आप कुछ भी डिस्कवर कर सकते हो, उसी तरह क्या है, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके क्या कर सकते हो, आप जो भी हमारे इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं उनको डिस्कवर कर सकते हो। इससे क्या होएगा, जो इंडस्ट्रीज़ हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं या जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कर सकती हैं, इन स्टार्टअप्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकती हैं और उनके साथ के किसी अगर पार्टनरशिप में भी वो आ सकती हैं, अगर वो उनके स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो भी कर सकती है, या फिर अगर कुछ भी सेल या परचेज करना चाहती है पब्लिक प्रोक्योरमेंट में, वो उन सब में भी क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्या किया, ब्लॉकचेन बेस्ड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम। तो इसके अंडर क्या किया जाएगा, कोई भी स्टार्टअप को अगर अपने स्टार्टअप को क्या करना है, इंस्टेंट वेरिफिकेशन कराना है या सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन इशू करवाना है DPIIT से, तो वो इस प्लेटफॉर्म से करवा सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो गाइस, अब हम क्या है थोड़ा सा मतलब कि पढ़ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये जो सेक्शन होता है। जो कि अगर हम देख सकते हैं कि इंडिया की जो स्टार्टअप ग्रोथ किस तरह से है एज ऑफ 30 सितंबर 2020, तो कि इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड में। साथ में इंडिया में क्या 21 यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न्स का मतलब क्या है, वो स्टार्टअप्स जिनका जो टर्नओवर है वो नियर अबाउट $1 बिलियन है। ठीक है, एज अ कंबाइंड एवोल्यूशन ऑफ $73 बिलियन। ठीक है,
साथ में 30 स्टेट्स और यूटीज़ हैं कंबाइंड जिसके पास के स्टेट स्टार्टअप पॉलिसीज़ हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोर देन 43% जो स्टार्टअप ऐसे हैं जिसमें क्या है फीमेल वुमेन डायरेक्टर है 1 या उससे ज़्यादा। अभी हमारा एम ये कि 37,000 प्लस स्टार्टअप्स को ऑलरेडी DPIIT ने क्या कर रखा है, रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है, ठीक है। 39 रेगुलेशंस ऐसे बनाए हुए हैं जिससे हमने क्या किया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को क्या किया, सिंप्लीफाई किया। मतलब कि जितना सिंप्लीफाई होगा आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। ये देखा गया है पर स्टार्टअप, एक स्टार्टअप कहीं ना कहीं 12 जॉब्स को ऑन एन एवरेज क्रिएट करता है। साथ में क्या है, हर एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में रेज करता है कहीं ना कहीं $50 बिलियन फंडिंग बिटवीन 2014 टू 2019, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान USA मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड इन टोक्यो। तो गाइस अभी आप समझ गए होंगे ये 4 कंट्रीज़ का नाम देख के। तो गाइस ये जो 4 कंट्रीज़ आपको पता है क्वाड कंट्रीज़ इन्हें बोलते हैं कलेक्टिवली। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS2 में कवर होगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो गाइस अभी क्या है, इन चारों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स ने मीटिंग करी है। अब भाई मीटिंग करी है तो कुछ ना कुछ तो बातचीत करेंगे। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या क्या बातचीत करी है हम ये देख लेते हैं। इन्होंने देखा कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई हैं या जो भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है उसमें जो भी हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में, ठीक है, कोऑपरेशन करके, ठीक है। सेकंड इन्होंने यही बोल सके क्या हम ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम कोविड-19 को कॉम्बैट कर सकें। थर्ड ये है कि किस तरह से जो सप्लाई चेन नेटवर्क है उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में यही है कि किस तरह से अफोर्डेबल वैक्सीन्स, मेडिसिन या फिर जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनका हम एक दूसरे को एसेस ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। और जो इंडो पैसिफिक रीजन, तो कैसे आपको पता ही है इंडो पैसिफिक रीजन कितना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इंडो पैसिफिक रीजन काफ़ी एक स्ट्रेटेजी एक एरिया है, तो उसमें किस तरह हम इंक्लूसिव फ्री और ओपन जो रीजन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। देखो गाइस ये जो क्वाड मीटिंग है सबसे पहले एग्जिस्टेंस में कब आई थी, 2007 में, ठीक है। तो इसमें क्या 4 नेशन का ग्रुप है, आपको पता ही है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, देखो क्वाड कंट्रीज का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो सबसे पहले इसमें ये है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में हमने क्या करना है, फ्री, ओपन और प्रोस्पेरस और इंक्लूसिव एक ग्रोथ को रखनी है। अब क्यों भाई, इंडो पैसिफिक रीजन कहीं ना कहीं क्या है, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी सप्लाई का एक हब है। इंडिया का वर्ल्ड का जो 2/3 जो ट्रेड है वो मेनली इस रीजन से होके गुजरता है। अगर हम इकोनॉमिकली देखे जाएँ तो ये स्ट्रेटेजी है, ये कहीं ना कहीं क्या है, चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं काउंटर करेगी, ठीक है। भी देखो आपको पता है एशिया में क्या चाइना का दबदबा है, उसी तरह इंडिया भी क्या करना चाहता है, चाइना की जो दबदबा है वो काउंटर करना चाहता है, काउंटर हेजेमनी क्रिएट करना चाहता है। तो ये क्या कर सकता है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है किस तरह जो चाइना का भी मतलब कि ज़्यादा जो एग्रेसिवनेस है बढ़ रही है, ठीक है, उसको भी हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इसमें कुछ नहीं था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव 16 मोबाइल कंपनीज अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो गाइस इस स्कीम के पहले हमने पढ़ा था जब ये स्कीम आई थी, तो गाइस ये GS3 में इकोनॉमिक सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस आपको याद होना चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हमने किससे रिलेटेड पढ़ा था, ये हमने इसलिए पढ़ा था ताकि हम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर सकें और हम क्या कर सकें, आत्मनिर्भर बना सकें। तो ये आत्मनिर्भर का ही एक पार्ट था। इससे पहले क्या जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम थी वो इसलिए था फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो हमने 1 अप्रैल 2020 में नोटिफाई करी थी। तो गाइस इसका स्कीम में है क्या, तो गाइस जो भी कंपनी मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करेगी तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट में 4 to 6% का इंसेंटिव दिया जाएगा। अब गाइस वो किस तरह से इंसेंटिव मिला जाएगा, मतलब टैक्स इंसेंटिव या किस वे में आपको इंसेंटिव मिला जाएगा। तो गाइस जो इंसेंटिव्स है वो किसी भी तरह से मिल सकता है, आपके लैंड रिबेट्स मिल सकता है आपको, या फिर आपको कुछ कैपिटल या पावर सब्सिडीज़ मिल सकती हैं, या अगर आपने वैट या जो स्टैम्प ड्यूटीज़ पे आपने जो खर्चा किया है वो उसका पैसा आपको रीइंबर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक पर्टिकुलर इंसेंटिव नहीं बताया कि सिर्फ टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, नहीं। कोई भी कंपनी अगर मोबाइल कंपनीज या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करती है तो उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ 4 to 6% इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा, एंड इट कैन बी इन एनी फॉर्म, आइदर ऑफ लैंड रिबेट्स, आइदर ऑफ पावर सब्सिडीज और रीइंबर्समेंट ऑफ वैट एंड स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, सारी की सारी जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो इंडियन है या फिर इंडिया में उनके यूनिट रजिस्टर्ड है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। टेनर के 5 साल के लिए 2019 से 2020 के लिए। देखो जो PLI स्कीम है वो किसके अंडर है, ये पार्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019 के अंडर। इसके अंडर ये है कि हमने क्या करना है, इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है।
ऑल्सो कुछ स्टेट्स हैं जैसे यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उन्होंने ऑलरेडी PLI स्कीम में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब कि क्या करें, इन्वेस्ट करें, तो ऑलरेडी उन पे क्या कर रखा है, इंसेंटिव्स को ऑफर किया गया टू अट्रैक्ट मोबाइल फ़ोन एंड मैन्युफैक्चरर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं वो वहाँ पे आके प्लांट सेटअप करें। ठीक है, तो अब हमारा एम क्या है, इन 5 सालों में हमारा एम क्या है? देखो, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि अगले 5 साल में हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को इतना प्रोडक्शन कर सके जिनकी वर्थ कितनी होगी, 10.5 ट्रिलियन रुपीज़। साथ में अगले 5 साल में मोबाइल फ़ोन्स की जो प्रोडक्शन है उसे इतनी इंक्रीज़ कर सके कि उनकी जो कलेक्टिवली प्रोडक्शन नियर अबाउट कितनी रुपीज़ होगी, 9 ट्रिलियन रुपीज़। हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को हम एक्सपोर्ट भी करें ज़्यादा से ज़्यादा इन बिटवीन दिस 5 ईयर्स एट वर्थ रुपीज़ 6.5 ट्रिलियन। साथ में इसमें एडिशनल इन्वेस्ट हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 11,000 करोड़। ठीक है, इससे क्या है, नियर अबाउट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी कितने, टू अबाउट 2 लाख पीपल अंडर दिस स्कीम इन नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, अब डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, देखो हम क्या चाहते हैं, इन 5 साल में जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है मोबाइल फ़ोन की, या ठीक है, वो कितनी बढ़नी चाहिए, नियर अबाउट 45 to 50%। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग या फिर इक्विपमेंट्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है, जो करंटली अभी 15 to 20% है, उसको हमने बढ़ा के कितना करना है, 35 to 40%। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग टू कमीशन परम सिद्धि इंडिया फास्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर। देखो गाइस, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? देखो गाइस, सुपर कंप्यूटर की जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लाइक गूगल का एक सुपर कंप्यूटर है, हमने पढ़ा था साइक्नामोर। ठीक है, इसका ऐसे ही कुछ नाम है, साइनाकमोर है या साइक्नामोर है। तो गूगल का सुपर कंप्यूटर है, तो उसने वो कैलकुलेशन आई थिंक विद इन सेकेंड सोल्व कर दिया है जो नॉर्मल कंप्यूटर को सोल्व करने में नियर अबाउट 10,000 ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सुपर कंप्यूटर इसे बोलते हैं। तो गाइस अभी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो गाइस, इंडिया के पास कौन कौन से सुपर कंप्यूटर हैं। देखो, इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम शिवा। ठीक है गाइस, तो ये हमने ना PT 365 मैंने आपको पूरी नहीं करवाई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, लेकिन अगर आपने खुद ने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, आपने वहाँ पढ़ा भी होगा। इंडिया के पास 3 सुपर कंप्यूटर हैं। जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है फर्स्ट था वो था परम शिवा। इसके अलावा प्रत्यूष है, इसका ग्लोबली इसका रैंक 39 है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी में इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा मिहिर है, इसका ग्लोबली रैंक कितना 66 है, और ये कहाँ पे लोकेट है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग में। अगर हम वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर देखे जाए तो वो जापान में है, कितना है, फुगाकू, जिसका नाम क्या है, फुगाकू, जिसकी स्पीड कितनी है, 415 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारा इंडिया का है सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम सिद्धि। अब ये इंडिया का फास्टेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर हो गया। इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 210 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए अब इसकी जो स्पीड कितनी है, 210 पेटाफ्लॉप्स है। अभी इसको एस्टेब्लिश कहाँ किया गया है, अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग। अब किसके सपोर्ट से इसे बनाया गया, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसकी वजह से क्या है, इंडिया इज अमंग द टॉप कंट्रीज विच हैव ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, ऑफ कोर्स इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी सप्लाई चेन्स में जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसे हम ऑप्टिमाइज वे में एड्रेस कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स में जो प्रॉब्लम आ रही है उसे हम एड्रेस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सिमुलेटिंग या फिर जो भी हमें प्रॉब्लम है उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। इससे क्या आएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं या फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उनकी प्रोसेस को भी स्पीड अप करेंगे इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, ऑटोमोटिव एंड एग्रीकल्चर। जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है इसका एम यही था कि हम क्या कर सकें, अपना जो नेशनल अकेडमिया है या जो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हम उन्हें एम्पावर कर सकें और हम अपनी कंट्री में क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स को इंस्टॉल कर सकें। इसके अंदर हम क्या करेंगे, वी विल इंस्टॉल द वास्ट सुपर कंप्यूटिंग ग्रेड। इसके अंदर हम ऑलरेडी मोर देन 70 हाई सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, सो गाइज आपको समझ में आना चाहिए। गाइज ये जो न्यूज़ है ये GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी। ठीक है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर है ये टेक्नोलॉजी सेक्शन में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में डिटेल में भी। अब पढ़ते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। तो गाइज कल हमने कल नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन पढ़ा था, तो ये है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। अगेन गाइज ये जो न्यूज़ है GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कवर होगी। तो अगर अभी जो नोबेल प्राइज़ 2020 में मिला है वो 3 साइंटिस्ट को मिला है।
फॉर देयर रिसर्च ऑन ब्लैक होल। तो गाइस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ब्लैक होल होता क्या है। जो गाइस ब्लैक होल वो एरिया होता है स्पेस में जो इतना कंप्रेस्ड होता है कि वहाँ पे इवन की लाइट भी वहाँ से एस्केप नहीं हो सकती, वहाँ से लाइट भी नहीं गुजर सकती, ठीक है। सो ब्लैक होल रेफर्स टू अ पॉइंट इन अ स्पेस वेयर मैटर इज सो कंप्रेस्ड टू क्रिएट अ ग्रेविटी कि इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। अब ब्लैक होल के आसपास कुछ एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट होरिजन। तो रीजन ऑफ स्पेस विच इज़ बियॉन्ड द ब्लैक होल इज कॉल्ड एज इवेंट होरिजन। इसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं, बिकॉज बियॉन्ड, इस एरिया के बियॉन्ड इट इज़ इम्पॉसिबल टू एस्केप द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द ब्लैक होल, ठीक है। तो गाइस अभी क्या है, जो रोगर पेनरोज हैं, देखो 3 लोगों को अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स में, दैट इज़ द रोगर पेनरोज, एंड्रिया गेज एंड द रीइनहार्ड गेंजल, ठीक है। तो रोगर पेनरोज को इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसकी वजह से ही ब्लैक होल्स को डिस्कवर किया था। अब जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई थी, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक होल्स। जो रोगर एंड पेनरोज हैं, इन्होंने क्या किया है, मैथमेटिकल मेथड्स को यूज़ करके ये प्रूव किया कि जो ब्लैक होल्स हैं दे आर डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द रिलेटिव थ्योरी। इसके अलावा जो एंड्रिया गेज एंड द रीइनहार्ड गेंजल हैं, इन्हें इसलिए ऑनर किया गया क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था कि जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, ठीक है, उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे का नाम क्या है, सैजिटेरियस ए। जो फोटोग्राफ्स हैं जैके सैजिटेरियस ए की, वो किसके द्वारा कैप्चर की गई थी, वो इवेंट होरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के द्वारा कैप्चर की गई थी। अब हम ये भी पढ़ लेते हैं इवेंट होरिजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट क्या है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, 8 रेडियो टेलीस्कोप्स हैं जो क्या करते हैं, स्पेस में रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में लोकेट होते हैं ऑफ द वर्ल्ड थ्रू इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे चलते हैं। फर्स्ट है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी। तो गाइस सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी है क्या। देखो गाइस ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसकी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी की, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। देखो गाइस ये काम क्या करती है, मेनली जो भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं या जो हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनकी सिक्योरिटी पर्पस को लेके क्या करती है, उनको मॉनिटर करती है, उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, मेजर्स हैं या जो भी गाइडलाइंस हैं उन्हें क्या करती है, लिखती है टू एंश्योर सिक्योरिटी ऑफ सिविल फ्लाइट्स एट इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स इन इंडिया। इसको हेड कौन करते हैं गाइस, किसी भी कमेटी या कोई भी आप मतलब कि कुछ भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसका जो हेड मैन है, कोई चेयरमैन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हेड करते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। इसको सेटअप किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पांडे कमेटी, ठीक है। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। ये किस रीजन की है, इसके अंदर वेस्ट बंगाल के 2 रीजन हैं, एक दार्जिलिंग एक कालिम्पोंग एरिया है, ठीक है। जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है ये कब फॉर्म किया गया था, वेस्ट बंगाल असेंबली ने एक एक्ट पास किया गया था तब इसे फॉर्म किया गया था। ये कब एग्जिस्टेंस में आया था, तब एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था किस किस के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और साथ में गोरखा जनमुक्त मोर्चा, इन तीनों में क्या किया था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ 2011 में। इसके अंदर 50 मेंबर्स होते हैं जिसमें जो 45 them हैं वो इलेक्टेड होते हैं, बाकी जो 5 मेंबर्स होते हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं। देखो अभी क्या है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, साइन हुआ है किस किस के बीच में, एनसीईआरटी के बीच में, साथ में आईएसएलआरटीसी के बीच में, ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा एजुकेशनल मटेरियल है उसे हम कन्वर्ट कर सकें इंडियन साइन लैंग्वेज। तो क्या आपको पता है इंडियन साइन लैंग्वेज क्या होता है, मेनली वो साइन लैंग्वेजेस होती है जिससे हम जो बहरे लोग होते हैं, डीफ पीपल होते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। देखो एज अ पार्ट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी प्रिंट मटेरियल है, एजुकेशनल मटेरियल है या डिफरेंट सोर्सेज हैं ऑफ क्लास 1st to क्लास 12th, उसे हम कन्वर्ट करेंगे इनटू इंडियन साइन लैंग्वेज इन डिजिटल फॉर्मेट। जो इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है ये ऑटोनोमस नेशनल इंस्टीट्यूट है किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी फॉर डेवलपिंग, ताकि हम मेन पावर को डेवलप कर सकें, फॉर पॉपुलराइजिंग यूज ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज, टीचिंग एंड कंडक्टिंग रिसर्च इन इंडियन साइन लैंग्वेज। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर किसके अंडर है,
कैसा इंस्टीट्यूट है? ऑटोनॉमस नेशनल इंस्टीट्यूट है। किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी रही एनसीईआरटी की बात, ये आपको पता ही होगा। एनसीईआरटी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले एमएचआरडी थी। इसका काम यही है कि हम क्या कर सकें? क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, या जो भी एजुकेशन की क्वालिटी है उसे इंप्रूव कर सकें इन स्कूल एजुकेशन। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आपको पता है फ्रूट्स को आर्टिफिशियल क्या है? पकाया जाता है। देखो अभी क्या है, जो हमारी FSSAI है, दैट इज़ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या बोला है कि जो कैल्शियम कार्बाइड है उसके यूज़ को प्रोहिबिट किया है, जो जनरली यूज़ किया जाता है इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। देखो जो कैल्शियम कार्बाइड है इसके अंदर पाए गए हैं कुछ आर्सेनिक और जो फॉस्फोरस हैं उनके ट्रेसेस पाए गए हैं। तो ये जो आर्सेनिक है आपको पता है ये हैवी मेटल है, ये वेस्ट वाटर में काफ़ी तरह से प्रेजेंट होता है और ये तरह तरह के क्या है डिजीजेस इसके कोज करता है। सो कैल्शियम कार्बाइड में क्या आर्सेनिक और फॉस्फोरस के ट्रेसेस हैं विच आर टॉक्सिक है ह्यूमन बॉडी के लिए। हाउएवर अगर आप इथाइलिन गैस यूज़ करके राइपनिंग कर रहे हो फ्रूट्स की तो उसको भी परमिट किया गया है, वो भी तब अगर आप उसको एट कंसनट्रेशन अप टू 100 ppm अगर आप यूज़ करो देन इट इज़ ओके, अदरवाइज इट इज़ नॉट परमिटेबल। जो क्योंकि जो इथाइलिन होता है वो एक सेफर अल्टरनेटिव है, ये फ्रूट्स में नेचुरली भी प्रोड्यूस होता है टू स्टिमुलेट देयर राइपनिंग इन अ नेचुरल वे। अभी क्या किया है भाई, नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। तो क्या जो ये प्रोटोकॉल है इसको अभी रिलीज़ किया गया है ज्वाइंटली किसके द्वारा? हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। देखो प्रोटोकॉल क्या करेगा, मतलब कि एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा जो लोग आयुष प्रैक्टिशनर्स, मतलब आपको पता है देखो एक तो हमारा जो नॉर्मल है, ठीक है, देखो आयुष के अंदर जो भी डॉक्टर्स हैं जो इस आयुष से लेके मतलब कि रिलेटेड हैं उनको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से आप ट्रीट कर सकते हो कोविड-19 पेशेंट्स को लेके, उनके लिए गाइडेंस है, ठीक है। इससे क्या आएगा, जो भी आयुष बेस्ड रिस्पॉन्सेज हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड होएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल अवार्ड्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। देखो अभी ये जो अवार्ड है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं? देखो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसने बोला है इस अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट करने को कि किन किन लोगों को दिया जाए या कौन कौन लोग एलिजिबल हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाए। जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है, देखो इसका काम क्या ही होगा, इसका काम यही है टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मासेस, स्टिमुलेट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी टेम्पर एंड टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स थ्रू आउट द कंट्री। देखो अवार्ड क्या है, देखो गाइस ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस अवार्ड को हम हर साल प्रेजेंट करते हैं टू एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को भी हम दे सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन को भी देख सकते हैं जिसने कंट्रीब्यूट किया है आउटस्टैंडिंग वे में इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड फॉर प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर। अब जरा हम ये देख लेते हैं धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश। जो है इसमें दो बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पहली बात डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं ये प्रोजेक्ट है कहाँ, किस स्टेट में है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में है। किस रिवर पे है? ब्यास रिवर पे, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। ये क्या है, रिवर ब्यास पे क्या है, रन होएगा इन हिमाचल प्रदेश। लास्ट न्यूज़ आज की, दैट इज़ द अन्नाकम्मा मिपाड़ी टनल रोड रेंज। देखो इसके अंदर भी क्या दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सबसे पहले देखो ये थर्ड लॉन्गेस्ट टनल है कंट्री में, कितने किलोमीटर की? 7 किलोमीटर की। ये क्या है, इसकी वजह से क्या है, हमने वेस्टर्न घाट के कुछ सेंसिटिव फॉरेस्ट या जो हिल्स हैं उनको कट किया है 8 किलोमीटर, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ 8 किलोमीटर रोड कटिंग थ्रू सेंसिटिव फॉरेस्ट एंड द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट। ये क्या करेगी, केरला, देखो आपको ये पता होना चाहिए ये है कहाँ, ये केरला में है, ठीक है, और ये थर्ड लॉन्गेस्ट है। ये क्या करेगी, केरला के कोझिकोड और वायनाड डिस्ट्रिक्ट को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। ये रीजन है पार्ट ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, एलिफेंट कॉरिडोर का ही पार्ट है जो स्प्रेड बिटवीन कहाँ, वायनाड एंड नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।